कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कारवां पहुंच चुका है करनाल। जोरदार तालियां करनाल के लोगों के लिए जो यहां पर तैयार हैं अपने सवालों के साथ। और मंच पर नेता मौजूद हैं, लेकिन पहले जरा करनाल के बारे में जानिए कि आखिरकार महाभारत काल में बताया जाता है इसकी स्थापना हुई थी, राजा कर्ण ने की थी, और फिलहाल हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु करनाल बना हुआ है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मौजूदा सांसद करनाल के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। मौजूदा विधायक करनाल के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के वही हैं। अब यहीं पर एक ट्विस्ट है, नायब सिंह सैनी इस बार विधानसभा चुनाव इस करनाल सीट से नहीं लड़ रहे। क्या ये बीजेपी का डर है या फिर पार्टी ने कोई रणनीति बनाई है? इसको लेकर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस के खेमे में वो जो नेताओं की नाराजगी है ना, वो रह रहकर सामने आ रही है। हालांकि 10 दिन तक प्रचार से दूर रहने के बाद कुमारी सैलजा कांग्रेस की सांसद आज मीडिया के सामने आई और उनकी तरफ से कहा गया नाराजगी की कोई बात नहीं, कुछ शिकायतें थी पार्टी आलाकमान के सामने रख दी है, लेकिन इसी मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। अमित शाह ने टोहाना में रैली की और साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस दलित विरोधी, हमेशा कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे करनाल से। पहले देखिए सियासी वार पलटवार। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। सैलजा जो है हमारी बहन, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस कुमारी को। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब सैलजा की बारी है, समझाना चाहिए सैलजा को भी जल्दी। देखिए, सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस के करतूतों के कुएं के कंकालों का अगर कोताहल बीच बीच में चुनाव दिखाई पड़ता है तो इसकी समस्या कांग्रेस की है, बीजेपी की थोड़ी है। नाराज़गी की बात नहीं है, लेकिन अपने पार्टी के अंदर हम उन बातों को उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी उन चीज़ों को देखे और फैसले लेते समय उनका ध्यान करे। अब कुछ हैं बातें, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो अभी पीछे हम छोड़कर आगे बढ़ें। आपस में ही आर पार और आखिरकार करनाल का किला कौन जीतेगा? जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। मंच पर लेकर चलते हैं आपको खास मेहमान बीजेपी की तरफ से संकल्प भंडारी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां जरा नेताओं के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोज वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के करनाल के उम्मीदवार हैं सुनील बिंदल, वो इस समय मौजूद है मंच पर। साथ ही आप देख रहे हैं कृष्णा कुटेल जी, INLD के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और जेजेपी के उम्मीदवार यहाँ करनाल से जितेंद्र रायल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। साथ ही 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली, दोनों का रुख करेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक और फिर नॉन स्टॉप अंदाज में चर्चा शुरू करेंगे। 2 मुख्यमंत्री जिस विधानसभा सीट ने दिए उसी करनाल में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और आइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में चर्चा शुरू करते हैं। दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, ये कांग्रेस के भीतर की तकरार, कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर हुई या तकरार जस की तस है सर? देखिए, मुझे लगता है कि आज उनके 4 वाक्य अभी ABP न्यूज़ पर मैं देख रहा था। उन्होंने कहा पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, और जिस तरह से मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट कर गए थे उसी तरह से मैं भी तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। और तीसरा सेंटेंस है, खट्टर जी हमारी चिंता ना करें, बीजेपी की चिंता करें। तो कौन सी तकरार है, कौन सी नहीं है, आज वो मीडिया हाउसेज में भी हैं, कल परसों के उनके प्रोग्राम जो हैं तमाम वो एरिए के भी लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी आज भी केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाकर और चुनाव लड़ना चाहती है। देश के गृह मंत्री महोदय आज ये नहीं बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में रोमाना जी खड़ी हैं वहाँ पर करनाल में 9.5 वर्ष तक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद 6 महीने फिर एक और मुख्यमंत्री रहा। उन्होंने पता नहीं आज तक रिज़ाइन भी दिया है कि नहीं। जेटली जी से ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि उनका स्टाफ अभी भी जस का तस बैठा हुआ है। बड़ा भ्रम की स्थिति है।
कि वो मुख्यमंत्री अभी हैं कि नहीं हैं, केयर टेकर हैं कि केयर टेकर नहीं हैं। राजीव जेटली जी ज़रूर बता के जाइएगा। अब बात आती है कि जिस 10 साल तक एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों ने एक सीट का प्रतिनिधित्व किया, आज वहाँ से वो लड़ने से भाग गए। असली चीज़ तो ये है, आज जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि साहब वो दलितों का अपमान हो गया। हमारे तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित रहे हैं हरियाणा के, लगातार सीरीज में 4, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं। इन्होंने अपने 10 साल में, अमित शाह जी ने 5 अध्यक्ष बदले। कितने रोमांचक जी, 10 साल में सत्ता में रहते हुए 5 अध्यक्ष बदले, और 5 में से एक भी दलित समुदाय से नहीं लिया। मतलब निर्लज्जता की भी, मतलब निर्लज्जता भी शर्मा जाएगी कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हम अब कहने लगे कि रामविलास शर्मा जी के आंसू पहुंचे क्या? अमित शाह जी, जरा रामविलास शर्मा जी का जो अपमान किया, तो क्या पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान आपने कर दिया? क्या रामविलास शर्मा जी जिस तरह से फूट फूट के रोए, उसके ऊपर अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे। का यहाँ पर एक तरीके से अपनी तरफ से कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया है हमारे दर्शकों के लिए। अब जवाब तो लीजिए ना। राजीव जेटली जी का रुख करते हैं। राजीव जेटली जी, फिर ये वो दलितों के अपमान वाला दाव बीजेपी का उल्टा आपके गले तो नहीं पड़ गया? अब देख लीजिए वो किस तरीके से अपने राज्य के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जिक्र करके कह रहे हैं कि ये दलितों के अपमान करने का काम कौन करता है। बीजेपी अपने गिरेबान में जरा झांक ले। राजीव जी, कम से कम एक बात तो पुख्ता हो गई रोमाना कि हम बार बार एक ही बात तो बोलते आ रहे हैं, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पिता पुत्र का चुनाव है, बाप बेटे का चुनाव है। और अब तो हम नहीं कह रहे हैं, अब ये बात तो कुमारी शैलजा बोल रही हैं। एक बार उनके मुंह से निकलवा दीजिए कि मैं उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तो इससे बात क्लियर हो जाएगी, चुनाव कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए, मतलब हुड्डा साहब को स्वीकार करने को कुमारी शैलजा ही तैयार नहीं है, तो आप सोचिए कि इस प्रदेश की जनता कैसे तैयार हो जाएगी। अरे जब कांग्रेस के बड़े लीडर जो खुद के उनके मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हें उन पर विश्वास नहीं है, जो प्रदेश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रदेश की जनता के ऊपर आप कैसे छोड़ सकते हैं कि आप इनको स्वीकार कर लीजिए? भाई दलित नेता हैं और उनकी पीड़ा का अंदाज़ा लगाइए। बार बार पूछा जा रहा है उनसे कि आप मुख्यमंत्री को स्वीकार करते हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री बता रही हैं। अब या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल दें, दीपेंद्र हुड्डा जी बोल दें कि हमारी छोटी बहन है, जैसा भी बताया थोड़ी देर पहले कि हम स्वीकार करते हैं कि शैलजा जी हमारी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट होनी चाहिए, या ये बोल दें कि मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है ना, चाहे वो दलित समाज का है चाहे वो जाट समाज का है, दोनों में से कोई एक दूसरे को स्वीकार करेगा ना। मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। सुन रहे हैं आप आलोक जी? वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, जार है कांग्रेस पार्टी के भीतर। कुमारी शैलजा नहीं स्वीकार कर रही है नेतृत्व हुड्डा जी का, फिर हरियाणा की जनता कैसे कर लेगी हुड्डा जी को सीएम के तौर पर स्वीकार? जवाब दीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी ने भी हुड्डा जी को कहा है कि हुड्डा जी का नेतृत्व आप स्वीकार करें। हुड्डा जी हमारे सीएलपी लीडर हैं और सीएलपी लीडर के तौर पर सभी को स्वीकार हैं। वो सीएम कौन बनेगा विधायक तय करेंगे और हाईकमान मिलकर तय करेगा। अब बात आती है कि मैं राजीव जेटली जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने कम से कम ये तो मान लिया कि सीएम तो हमारा ही बन रहा है और ये चाहते हैं कि वहां पर तो दलित सीएम बन जाए। कैंडिडेट बोला, तो राजीव जी आपकी बात पे जरूर हाईकमान तक। अरे मैं तो एक बार को मान लूं आलोक भाई, मैं तो एक बार मान लूं, कुमारी शैलजा तो मानने को तैयार नहीं है ना। अरे भाई सुन तो लीजिए, देखिए बीच में बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। राजीव भाई मजा नहीं आएगा। आपको पता है मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। राजीव जी मजा नहीं आएगा। स्टूडियो में नहीं हूँ। राजीव जी मजा नहीं आएगा। हाँ, बारी बारी पे अपनी बात रखिए। राजीव जी प्लीज। मैं वही कह रहा हूँ, आलोक जी अपनी बात पूरी करिए। वन बाय वन करेंगे तो अच्छा रहेगा राजीव जी। ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि सीएम कैंडिडेट और पीएम कैंडिडेट ये सब जो बीजेपी में होते हैं। हमारे यहाँ विधायक जब जीत के आते हैं और हाईकमान सब मिलके तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। 9.5 वर्ष तक एक सीएम ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद उसको हटा दिया, उसको होर्डिंग पोस्टर सब जगह से हटा दिया। आज वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी से। करनाल तो एक अर्बन कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से 10 साल तक मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया हो, वहां से मुख्यमंत्री छोड़कर भाग रहे हैं। हमने तो कई सवाल पूछे, भाई 10 साल में आपने 5 अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक को भी बना दें। आप केवल और केवल दूसरों पर आरोप लगाएंगे। जिन अशोक तंवर जी की बात कर रहे हैं वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पीसीसी के 5 साल अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। अब उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहेगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपमान हो गया, अपमान हो गया।
अरे मोदी जी, आप और अमित शाह जी दोनों मिलकर अशोक तंवर को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? हरियाणा का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए। अशोक तंवर जी, उनको कुमारी सैलजा कांग्रेस उम्मीदवार ने पटकनी दी और कुमारी सैलजा जो है वो सिरसा से सांसद चुनी गई। मैं आपके पास आ रही हूँ राजीव जी, और रिकॉर्ड मतों से हराया, रिकॉर्ड मतों से। शॉर्ट में इनका जवाब दे देता हूँ 30 सेकंड में, उसके बाद आप आगे बढ़ लीजिए। राजीव जी मेरा सवाल तो सुनिए ना, राजीव जी मेरा सवाल तो सुनिए ना। आप लोग कांग्रेस के भीतर तो कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा से कह दो कि वो मान लें, जबकि कांग्रेस की तरफ से तो मुख्यमंत्री चेहरे का अनाउंसमेंट भी फॉर्मली नहीं किया गया। वहां दूसरी तरफ आप लोगों की पार्टी में आप लोग तो खुलकर कह रहे हैं नायब सिंह सैनी हमारे सीएम के चेहरे हैं, और बावजूद इसके अनिल विज साहब जैसे बड़े नेता बीजेपी के, राव इंद्रजीत जैसे केंद्रीय मंत्री, वो सब सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सर, इसका क्या मतलब? आप क्या भी रहा है सीएम की कुर्सी पर? हमारी पार्टी ने तो बिल्कुल स्पष्ट करा, नायब सिंह सैनी हमारे सीएम होंगे। बहुत क्लियरली बोल दिया गया है, हमारे होम मिनिस्टर द्वारा बोल दिया गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बोल दिया गया, सबने बता दिया। लेकिन आप, मैं बता रहा हूं, मेरे को तो ये बात मैं वही तो कह रही हूं, उसके बावजूद अनिल विज से लेकर राव इंद्रजीत तक सब सीएम की कुर्सी पर दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, जो भी विधायक होगा वो इच्छा पाल सकता है इस बात की। लेकिन मुद्दा ये है, इन्होंने कहा कि हमारे एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे, भाई ऐसे ही नहीं गए, वो गर्दन तोड़ दी थी उनकी, उठा के मन से नीचे फेंक दिया था, इसलिए गए वो पार्टी छोड़ करके। और यही पीड़ा तो अभी कुमारी शैलजा के मन में है, इसलिए वो नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, आप चैनल के ऊपर बैठे हैं, हम कम से कम एक बात तो हो सकती है, अरे नकली ही चाहिए, हाइपोथेटिकली कैसे भी करके एक्सेप्ट तो कर लें एक बार कि मैं हुड्डा साहब को पसंद करती हूँ। अब सोचिए, अगर एक मेंबर पार्लियामेंट जिसके नीचे 9 सीटें आती हैं विधानसभा की, उन्हीं को हुड्डा साहब पसंद नहीं है, तो वो 9 सीटों के अंदर लोग क्यों पसंद करेंगे बताइए? उनकी लीडरशिप तो वही दे रही है ना, वहां की मेंबर पार्लियामेंट तो वही है। अब ये बताइए, 9 सीटें ऐसी हैं जो रोहतक से आती हैं, जहां से हुड्डा साहब आते हैं, जब वो लोग मानने को तैयार नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कुमारी सैलजा के लिए आपकी इतनी हमदर्दी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन उस पर भी जरा मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूं, एक बयान आया उस पर भी जरा प्रतिक्रिया दें। जो कुमारी सैलजा ने कहा है कि जब बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर जो है वो अपनी पार्टी की फिक्र करें, तो बीजेपी अपनी पार्टी की फिक्र कम कर रही है क्या? कुमारी सैलजा ये क्यों कह रही है? रोमाना, मैं इस बात को साइड में कर देता हूं, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। 9 सीटें रोहतक लोकसभा में भी आती हैं। रोहतक लोकसभा वालों से वो पूछ लीजिए कि वो कुमारी शैलजा का जो है नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, सिरसा वाले इनको स्वीकार नहीं कर रहे और ये वाले सिरसा को स्वीकार नहीं कर रहे, तो बहुत क्लियर हो गया दलित चेहरा कहाँ पसंद है इनको। और अगर इनको दलित पसंद नहीं है, तो दलितों को ये पसंद है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, प्रश्न तो यही है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। यहाँ मामला रोहतक वर्सेस सिरसा का बना दिया है बीजेपी ने, आलोक जी, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा नहीं एक्टिव, मतलब दलित विरोधी ये नैरेटिव कांग्रेस का, इसी को लेकर वो घेराबंदी कर रहे हैं आपकी। घेराबंदी नहीं, अंग्रेजों से सीखा है बीजेपी ने कि किस तरह से डिवाइड एंड रूल करना है। जिलों को बांट दो, जातियों को बांट दो, जहां धर्म का कार्ड ना चले वहां कुछ और चीज़ें बांट दीजिए, ठीक है, हिसार वर्सेस सिरसा कर दीजिए, सिरसा वर्सेस रोहतक कर दीजिए। ये इनकी पुरानी पैंतरेबाजी है। मैं तो कह रहा हूँ, राजीव जेटली जी काफ़ी सीनियर हैं वहाँ बीजेपी में, पहले ये भी शायद इनेलो में थे। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप आज कहिए ना कि दलित को हम बनाएंगे सीएम, कहिए जरा। अमित शाह जी से कहलवा दीजिए कि अगला सीएम दलित होगा, किसी भी राज्य के लिए कहलवा दीजिए। हरियाणा, अरे भाई हरियाणा छोड़ दीजिए। राजीव जी आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आपके बीच में वो नहीं बोलते हैं। आलोक जी आइए, अपनी बात रखिए, फिर राजीव जी आपके पास आऊंगी, प्लीज। यही प्रॉब्लम है। देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि कहीं पर भी जाते हैं तो फंस जाते हैं। अमित शाह जी तो बोलकर चले गए, अब प्रवक्ता कैसे डिफेंड करें उस चीज को? अब यहाँ 5-5 इन्होंने अध्यक्ष बनाए, उसमें से एक दलित नहीं बनाया। आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो ही बेचारा 1 लाख रुपए की रिश्वत में, वो कौन थे, बंगारू लक्ष्मण जी, वो फंसवा दिए। सुना अंदर के ही किसी ब्राह्मण के कैंडिडेट ने फंसवा दिया उनको। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब आप बताइए ना, बीजेपी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित हुए? एक हुआ, वो भी 1 लाख रुपए की रिश्वत में अंदर जेल पहुंच गया। ये लोग भी किस मुंह से दलितों की बात करते हैं, मतलब समझ नहीं आती हमें तो बात। अब अनिल विज पे कोई उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, मैं राजीव जी का उत्तर नहीं देंगे। मैं राजीव जी का ओबीसी खेले, हमारा तो ओबीसी है, इस बार लोकसभा चुनाव, अब भाई अनिल विज साहब ने क्या गुनाह किया कि अनिल विज जी को नहीं बनवा रहे थी, और कहा 2024 में स्कोर जो है वो बिल्कुल बराबरी का हो गया राजीव जी, आपकी और कांग्रेस के बीच में 5-5 का। और जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इस बार दलित वोटर वो बड़ी संख्या में बीजेपी से
हटकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। करीब 60% से ज्यादा दलित एक मुश्त कांग्रेस के पाले में गया है। 2024 लोकसभा चुनाव सीएसडीएस के आंकड़े में बता रही हूं। क्या इसी वजह से ये दलित वाला कार्ड खेला जा रहा है? कुमारी सैलजा के बहाने बीजेपी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है दलितों के बीच? राजीव जेटली, जब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, दलित विरोधी प्रोपेगेंडा, उस टाइम पे कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही थी। अगर वो चुनाव ना लड़ रही होती और विधानसभा का चुनाव होता तो शायद इनके कपड़े खोल देती, उजागर कर देती है इसकी हकीकत क्या है इसके पीछे की। जो अब काम कर रही है वो पहले कर चुकी होती और पता चल जाता कि कांग्रेस कितना दलित प्रेम रखती है, क्योंकि ये तो बार बार लाल किताब लेकर के घूम रहे थे। उन्हें थोड़ी पता था कि हमारे अंदर बैठे लीडर जो से वो प्रताड़ित हैं, वो पीड़ित हैं, उनकी बेचारों की गर्दन टूट चुकी है, उनके हाथ टूट चुके हैं। उन्हें थोड़ी पता था। तो दलित समाज को भी जागरूक हुआ है, उसे मालूम है कि ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है हमें। जब वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो वो उनको एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? बात घूम फिर के आती है। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ आलोक शर्मा जी से, एक ही बात छोटी सी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पसंद हैं? अगर हैं तो हाँ कर दें, और अगर नहीं है तो हुड्डा साहब से पूछ लें, वो उनको पसंद है। आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं लगातार। जितनी बार मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ आप बार बार हुड्डा वर्सेस सैलजा बना रहे हैं ना। कभी रोहतक बनाम सिरसा के जरिए, कभी दलित वर्सेस जाट के जरिए। तो क्या पूरी की पूरी आलोक जी रणनीति बीजेपी की यही नजर आ रही है कि कांग्रेस जाटों के जोर पर लड़ ले चुनाव, लेकिन दलितों पर कांग्रेस का जोर हम नहीं रहने देंगे, और कुमारी सैलजा के जरिए ये दलित कार्ड बीजेपी का? देखिए, मुझे लगता है पूरी तरह से 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ हैं, और 10 साल तक जिस निकम्मी सरकार ने कोई काम नहीं किया वो क्या करेंगे? अंत में आकर वो यही काम कर सकते हैं। वो यही करेंगे कि जातियों में बांटिए समाज को, धर्म में बांटिए, अमीर गरीब में बांटिए, रोहतक और सिरसा में बांटिए, यही कर सकते हैं वो। पूरे इस एबीपी न्यूज़ के शो में एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने 10 साल तक काम किया है। अच्छा, इस और पे काम मैं के दम डिस्कशन पर कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं साहब वहां उनके घर में लड़ाई है इसलिए हमारा घर आबाद हो जाएगा। नहीं, हमारा घर इसलिए आबाद हो जाएगा कि उनके घर में लड़ाई है। अरे भाई, हमारे घर में तो लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस घर में हमने घर पूरा संवार कर आपको दिया था हरियाणा का, वो हरियाणा तो आपने बर्बाद कर दिया। उस घर को तो आज आप अपनी सीट पर मुख्यमंत्री रहते हुए सीट बदलनी पड़ रही है। आप बताइए ना, करनाल। चलिए ठीक है, एक एक करके मेरी बात सुनिए। दामाद जी को क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी थी। सिरसा तो बहुत हो गया। नहीं, रोमाना जी बहुत अच्छा विषय लिया। राजीव जेटली, जरा जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार वो करनाल जिसने दो मुख्यमंत्री चुनकर दिए, पहले मनोहर लाल खट्टर फिर नायब सिंह सैनी, क्या शिकायत हो गई करनाल से? मुख्यमंत्री की सीट क्यों बदल दी? इसका जवाब दे दीजिए राजीव जी, ये लोगों के मन का भी सवाल है करनाल में। नहीं, पहली बात तो ये है कि करनाल से जो हमारे कैंडिडेट थे जगमोहन आनंद, वो बहुत लंबे वक्त से करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। आज तक उनको टिकट नहीं मिली थी, पेंडिंग चल रहा था। तो देखिए, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी सीट चेंज करी कि जिनका अधिकार बनता है उनको टिकट देनी चाहिए, उनको ये सीट देनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी यहाँ करनाल से ही लड़ना चाहते थे। पहले मनोहर लाल खट्टर ने हक मारा हुआ था उनका, उन नेता का, आपकी पार्टी के जिनको अभी आप हक दे रहे हैं, पहले उनका हक मारा हुआ था आप लोगों ने, मनोहर लाल खट्टर ने, और फिर नायब सिंह सैनी ने उपचुनाव लड़वा देते उनको, फिर 6 महीने पहले लड़वा देते उनको वहां से। बता रहा हूँ, स्वेच्छा से उन्होंने अपनी टिकट छोड़ी थी, अपनी सीट छोड़ी थी, आज मांगी है तो उनको वापस दी गई है। और नायब सिंह सैनी गरीब परिवार से आते, किसान परिवार से, किसी भी सीट पर जाकर चुनाव लड़ेंगे, वहां से भारी मतों से जीत करके आएंगे, उन्हें मालूम है। तो मेरी किसी की एक सीट दिखानी थी तो थोड़ी सी नायब सिंह सैनी के लिए भी दिखा देते। नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने कहते चले गए लिस्ट पहले आने से पहले कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, जबकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं, इनको लाडवा भेजेंगे। वो कह रहे थे मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। सर, उनकी भी थोड़ी सी मान लेते। इससे तो एक बात स्पष्ट होती है ना कि यहाँ पे किसी की चलती नहीं है, पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जो डिसाइड करती है हर व्यक्ति को वही फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो दायित्व दिए जाते हैं, कोई चौधराहट तो है नहीं। जैसे आप आगे सोचिए ना, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी, और बीजेपी में सब अनुशासित सिपाही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को बोला तुम्हें सीट बदलनी पड़ेगी, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं करनाल छोड़ देता हूं। मुख्यमंत्री को बोला तुम लाडवा जाओ, ठीक है जी मैं लाडवा से चुनाव लड़ूंगा। एक जानकारी बस दर्शकों को दे दूं, 2014 से 2024 ये जो 10 साल हैं, 4 बार चुनावी समर में उतरे हैं नायब सिंह सैनी, और चारों बार अलग अलग सीट से। जी सर, आइए जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड के थे लोकसभा में, वो भी इन्हीं की पार्टी की रणनीति होगी। 28 लोग इस बार जो इनके हैं, 90 में से वो दल बदलू हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो परिवारवादी हैं। तो मतलब ये पार्टी विद डिफरेंस है क्या? इसी को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं।
एक आदमी एक स्टेट में 4 बार चुनाव लड़ता है और जीतता है और उसके बाद वो अपनी सीट छोड़कर भाग जाता है। क्या यही पार्टी विद द डिफरेंस है? क्या यही परफॉर्मेंस है? मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये सब बहानेबाजी है। करनाल का भी भट्टा बैठाया हुआ है। एबीपी न्यूज के पीछे जो दर्शक हैं वो भी बताएंगे कि क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। और अब ये हार रहे हैं तो तमाम तरह की बहानेबाजी बना रहे हैं, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे। अरे चलिए सर, मैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब करनाल की जनता की अदालत में इस शो को लेकर चलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जेटली जी, आलोक शर्मा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए, अब यहाँ पर करनाल के लोग तैयार हैं। जोरदार तालियां एक बार स्थानीय मुद्दों के साथ, और मंच पर दिखा दीजिए जहां पर स्थानीय नेता मौजूद हैं। बीजेपी के नवीन जी का रुख फेरेंगे सबसे पहले और उनसे जानते हैं, डर गए क्या नायब सिंह सैनी, करनाल क्यों छोड़ा? देखिए मैम, ये डर वाली बातें यहाँ पे कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। पार्टी का एक बोर्ड है, पार्टी का एक संगठन है। संगठन के आदेश पर नायब सिंह सैनी जी ने लाडवा, वो चाहते थे वो चुनाव करनाल से लड़ें, परंतु संगठन का आदेश था, वो लाडवा में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे संगठन की चलती है। फिर इसको मुद्दा क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है? नहीं, मुद्दा बिल्कुल है। पिछले अगर 2 मुख्यमंत्री करनाल के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई काम ही नहीं कर पाए, उनको डर था कि निश्चित तौर पे हार होने वाली है, इसलिए पहले वाले मुख्यमंत्री भी चले गए और दूसरे वालों ने भी अपना करनाल में काम नहीं किया, इस वजह से डर के बारे मुख्यमंत्री की सीट बदलनी पड़ी। करनाल में हार का डर था क्या? देखिए, करनाल में काम क्या हुआ ये करनाल की जनता ने बताया। मनोहर लाल यहाँ पर 2,32,000 वोट से जीत करके गए हैं और नायब सैनी जी को जिताया, और अभी भी दोबारा अंतर घट गया ना 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का। तैयार रहिए अपने सवालों के साथ, हाथ उठाइए। सही कह रही हूँ ना, अंतर घटा ना? अंतर देखिए, फिर भी जनता घटा ना, जनता के घटा ना, बना ना, जनता के घटा ना, बिना जनता के कैसे ये हो पाता? जनता का सपोर्ट था। 2,32,000 से इस सीट को जीतने का काम करनाल की जनता ने। मैं हरियाणा में घूम रही हूँ ना अलग अलग जगह पर, वहां पर लोग मुझे ये फीडबैक दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब देखिए अंतर भी घट गया, और वो कह रहे हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी पार्टी लगा दी गई थी, किसी तरीके से बस जीत ही गए और उसी की वजह से इस बार बदल दी है सीट मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। कह रहे काम तो बढ़िया किया हमने। मैं जब भी बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को पता था कि यदि नायब सैनी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यदि यहाँ पर चुनाव लड़ा तो हार निश्चित है। हार की वजह से छोड़ी सीट? देखिए, ऐसा है कि करनाल जो सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था, ये सीएम सिटी नहीं था, ये क्राइम सिटी के नाम से जो है कि ये चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है कि दिन के अंदर ही जो है कि गोलियां चलती हैं। और ये जो आपके सामने अमृतधारा हॉस्पिटल है, इसके सामने एक नाला है और नाले की जमीन के ऊपर कब्जा सरकार ने जो है कि वो कराया हुआ है। ऐसे ऐसे काम जो है कि करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए। जब यहाँ के जो है कि विधायक सुमित्रा सिंह थी, 10 वर्षों तक भू माफिया यहाँ पर जो है कि बड़ा पैमाने पे था, और उनके पति ने सबको लपेट रहे हैं आप। मतलब 10 साल बीजेपी, उससे पिछले 10 साल कांग्रेस, सबको लपेट रहे हैं आप। आपका क्या भूमिका है सर? जेजेपी के नेता साथ में तो रहकर सरकार चलाई, अब क्या करेंगे अलग लड़के? सरकार दुष्यंत चौटाला जी के आशीर्वाद से 4.5 साल इनकी चली, और इनकी आदत है जिस राज्य में रहते हैं वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की इनकी नीति है। और ये जो बदला है, सीट जो बदली है बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री, ये एक डर था। डर है, आप भी कह रहे हैं डर है। अब सियासी विरोधी आप लोग तो डर कहेंगे ही। जनता के बीच में जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं दर्शकों को। हाँ जी मैडम, मेरा एक सवाल है जी, किससे? बीजेपी वालों से जी। 10 साल में 900 करोड़ रुपए कहाँ लगाए जी? वो कहाँ गायब कर दिए? ना सड़क बनी। कौन से 900 करोड़? 900 स्मार्ट सिटी के लिए जो 900 करोड़ रुपए आए, करनाल के लिए आए थे जी। एक चीज जरूर बनाया जी, बीजेपी का ऑफिस बहुत बढ़िया बनाया जी इन्होंने जी। बत्रा जी जवाब दे दीजिए, ये तो बड़ी राशि आ गई, 900 करोड़ सर, स्मार्ट सिटी। नहीं, बढ़िया होगा ये आरटीआई के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब लें। करनाल की जनता, आप नहीं जवाब देंगे? मैं दे रहा हूं ना जवाब, मैं दे रहा हूं जवाब। करनाल की जनता ने वोट की ताकत से पहला जवाब ये दिया। दूसरी बात, करनाल की स्थिति जो थी, हुड्डा साहब चंडीगढ़ से जूट का ट्रक लेकर के चलते थे और वो ट्रक खाली करते हुए रोहतक तक जाते थे। रोहतक जाकर के सच सुलता था। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक सीट पर विकास करने का काम 10 साल में हुड्डा जी ने किया। यहाँ पर हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में समान रूप से काम किया। इसका आपने इसको सीएम सिटी बनाया, उधर से वो कह रहे सीएम सिटी नहीं, ये क्राइम सिटी बन गई। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर भी सवाल आ गए, है क्या आखिर करनाल की सच्चाई, हकीकत क्या है? करनाल की सच्चाई करनाल की जनता आपको जवाब देगी। जनता के पास चलते हैं, फिर जनता जवाब दे करनाल की सच्चाई क्या है। हाँ जी, क्या कहना है मैडम आपको? नमस्कार जी, मैं बीजेपी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। मैं नेशनल प्लेयर हूँ वॉलीबॉल,
खट्टर जी से किस रूप में हम वोट दें। खिलाड़ी हैं आप? मैं खिलाड़ी हूँ। नाराजगी है खिलाड़ियों को बीजेपी? बिल्कुल नाराजगी है। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, देश में अगर मेडल की गिनती गिनी जाए तो सबसे ज्यादा हरियाणा की होती है। तो बीजेपी तो कह रही है ओलंपिक नर्सरी बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। मैडम ये तो बात कहने की है और इलेक्शन टाइम में ही कहने की, उसके बाद तो कहनी ही नहीं है। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ। सवाल हाँ, सवाल ही है कि उनको यही नहीं पता कि जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है या नहीं, या किस पार्टी की हो ये या एलविश यादव को, उनको तो यही नहीं पता कि बिग बॉस में जाके जीतने वाले को तो वो मंच पे चढ़ के सम्मानित करते हैं, और जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं उनको वो सम्मानित क्या, इसलिए हम उनको सम्मान नहीं किया। आप तो भाषण दे रहे हो मैडम, आपने कोई पॉइंट तो रखा ही नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात की और कोई उसमें पॉइंट नहीं रख पाई। बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं कि 10 साल से बीजेपी है और उससे पहले 10 साल कांग्रेस थी। मैं सवाल करना चाहता हूं, 10 साल से बीजेपी पे फटते हैं बम दमादम, यहां पर चलती रोजाना गोली भी। हाँ, करनाल में बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। फटते हैं बम दमादम, यहां पर रोजाना चलती है गोली भी, और रोजाना लूट जाती है माता और बहन के सुहाग की रोली भी। घर में घर घुस के मार रहे गुंडे, यहां बदमाशों की टोली भी, और मचा रही रंगरोली। कौन? बीजेपी की सरकार मना रही रंगरोली, यहां पर भ्रष्टों की सरकार है। और किसको कहते कौन सुने ना, कोई पहरेदार है। खट्टर भी छोड़ के भाग गया और वो सैनी भी छोड़ के भाग गया। बहुत नाराजगी है भाई, ये तो बहुत नाराजगी है। वो कह रहे हैं देखो खट्टर भी चले गए और सैनी साहब भी चले गए, ये क्या कर दिया आपने। और वो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कविता सुना दी। देखिए ये जिस दल से आते हैं ना, वहां पर एक व्यक्ति का आदेश चलता है। किस पार्टी के हैं ये आम आदमी अभी टोपी उतार करके जेब में रखी है इन्होंने, जनता नहीं है। आप उस विषय को स्पष्ट कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड। करनाल के लोग बड़े स्मार्ट हैं, जहां हम जाते हैं आप लोग रोज देख ही रहे होंगे, सब लोग अपनी पहचान के साथ, लेकिन यहाँ पर किसी के गले में पट्टा नहीं दिख रहा है पार्टी वाला, इसलिए पहचानना मुश्किल है। मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ यहाँ पर कौन किस पार्टी का है, हालांकि मेरी कोशिश रहती है बता दूं कि कौन किस पार्टी का है और किस मंशा से वो सवाल पूछ रहा है, ताकि आप लोग समझ सकें। जी देखिए, इसमें सीधा सीधा ये है, संगठन के आदेश पे काम चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक परिवार की या एक पार्टी की, एक व्यक्ति की जी हुजूरी करने पर टिकट मिलेगी, संगठन में आगे बढ़ेंगे। वो ये परिपाटी भाजपा में नहीं है। यहाँ तो केवल संगठन का आदेश है, उसी के नाते। और आप समझिए, सीएम की सीट बदल दी ना, लोगों को नाराजगी नहीं होगी करनाल में? अरे तो इन्हें खुश, तो इतना गर्व महसूस करता है इंसान की, अरे हमने मुख्यमंत्री को चुना। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। इन्हें खुश होना चाहिए ना, लड़िए चुनाव में आइए जनता के बीच में। अभी से इतने जोश की आवश्यकता है क्या जनता के? एक और बात, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट किया, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना। आप आइए चुनाव में, लड़िए चुनाव, जीतिए चुनाव। नहीं जीत पा रहे ना करनाल की सीट पिछली 2 बार से। हम बिल्कुल खुश हैं। अगर सीएम सिटी का तगमा ये गया ना तो यहाँ विधायक था, सीएम से तो वैसे ही नहीं मिल पाते थे। और बाकी रही बात, इस बार निश्चित तौर से ना, उन्होंने हुड्डा जी पर कितने आरोप लगा देते कि हुड्डा जी के समय में क्या होता था, बस एक रोहतक। तो अब क्या हो रहा है? अब कहीं काम ही नहीं हो रहा। पूरे हरियाणा में कहीं नहीं काम। हरियाणा के अंदर आप बताओ ना, जितने भी हरियाणा के लोगों ने बार-बार जिता दिया बीजेपी को। 14 विधानसभा चुनाव, 19 विधानसभा चुनाव, 19 पे तो 10 की 10 लोकसभा सीटें, और इस बार भी 5 लोकसभा सीटें तो दी हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया हरियाणा प्रदेश के ऊपर। अगर ये पैसे लगाए, कैपिटा इनकम भी तो बता दो कितनी हरियाणा में बढ़ गई है, 14 से 24 में दोगुना बढ़ गई ना। वो भी आप आंकड़ा दोगे सर तो मैं भी तो दूंगी ना। नहीं आप दो ना, मना किसने किया है? 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में हरियाणा दब गया है। बच्चा पैदा होने से पहले कर्जदार है, ठीक है ना? तो आप सबका यही हाल है। हिमाचल में आपकी सरकार ने क्या कर रखा है? करवाने की बात, ये हिमाचल में क्या कर रखा है? हिमाचल में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं। नहीं, जन कल्याण बढ़िया चल रही हैं। आप देखो ना। कोई बात नहीं सर, पोल खुल गई। हाँ जी जल्दी। देखिए भाजपा में है कि खाता ना भाई, जो पार्टी कहे वो सही, लेकिन इनकी पार्टी में क्या होता है, जो मुझे मिले वो सही, बाकी कुछ नहीं। हाँ, जो बस हमें मिले, जो केजरीवाल कहे वो सही, बाकी कुछ नहीं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। जो ये लोग कहते हैं वो करते नहीं है। कौन सा जुमला? सारे जुमले हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि 2014 में यदि हम लोग जीते तो स्विस बैंक से काला धन आएगा। क्या वो काला धन आया? क्या वो 15 लाख रुपए मिले? क्या 2,000 करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बने? क्या बुलेट ट्रेन चली? आप बताइए कौन सा वायदा पूरा किया? कौन सा वायदा पूरा किया? करनाल का किला कौन जीतेगा? देखिए, करनाल का जिला जो है, किला हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल वो जीतने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी कांग्रेस दोनों। देखिए, वो हंस इसलिए रहे हैं ना
क्योंकि बगैर चश्मे के जो है कि वो देख नहीं सकते, चश्मे की जरूरत सबको पड़ेगी। INLD एक सेकंड सर, चश्मा समझ आने दीजिए ना दर्शकों को। INLD का जो चुनाव चिन्ह है वो चश्मा ही है। दूसरा एक बात और बताना चाहूंगा मैं, तीनों पार्टियां दलित विरोधी हैं। नोट कार्ड संसद के अंदर किसको कह दिया? आम आदमी पार्टी को भी? ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई 2008 के अंदर, नोट कांड किसने कराया संसद के अंदर? वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा जो है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर दलित की मुख्यमंत्री बनाने की बात है, उसके अंदर अड़चन कौन है? वो कांग्रेस है। और तीसरा जो है कि आम आदमी पार्टी है। जब राज्यसभा के सांसद बनाए गए तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक भी दलित सांसद भेजने का काम नहीं किया। एक आप ही दलितों के आवाज उठा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि INLD ने BSP के साथ गठबंधन कर लिया। सर ये जानकारी भी तो दर्शकों को जानी चाहिए ना। जल्दी से क्या कहना है सर आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके ना 1% वोट आए थे पिछले चुनाव में। किसके? ये जो INLD वाले खड़े हैं, इनके आए थे 0.46 नोटा से। आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, और हम कांग्रेस वाले कहीं भी नहीं, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं? मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता भी हूँ। अब मेरी दो बातों का जवाब, सिर्फ आर्थिक इशू पे 4,51,368 करोड़ का कर्जा है, और जो हमारा संरचनात्मक डाटा है उसके लिए अगर हम रिपेमेंट निकाल दें तो 16,380 करोड़ बचते हैं। ये जवाब दें कि 4,51,000 कहाँ लग गया, 70,000 करोड़ से 4,51,000 पे क्यों आगे? नंबर 2, एक मिनट, आप पहले सवाल का मुझे जवाब दे दो। जब आपको इतनी आर्थिक हालत प्रदेश की पता है, फिर वो जो मैनिफेस्टो में रेवड़ियों का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वो बांटेंगे कैसे आप लोग? क्या हरियाणा का भी हाल हिमाचल जैसा ही तो नहीं हो जाएगा कि तनख्वाह 5 तारीख को महीने की, पेंशन 10 तारीख को महीने? ने 56 साल राज किया है। कांग्रेस फिस्कल मैनेजमेंट को इस देश की अच्छी तरह जानती है। बजटरी सर हिमाचल में देखो ना हाल क्या किया में, इन्होंने GST नहीं दिया। पूछा कभी मोदी साहब से आपने? जो हमारे भेदभाव कर रहा है। दूसरा सवाल जल्दी से इनसे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक बात आप पर बड़े प्रबुद्धर, मैं रोज आपको देखता हूँ, एक बात का ये जवाब दे दीजिए, क्या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ये बिजनेस है किसी कंपनी की तरह? इन्होंने 5,000 स्कूल मर्ज कर दिए हैं। क्या कॉस्टिंग ही मेन फैक्टर होगा कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? शर्म आनी चाहिए। सरकारी स्कूल ये मर्ज कर दिए। अब भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया ना, जवाब लेना चाहिए मुझे। ये भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने स्कूलों को मर्ज कर दिया, ये क्या घालमेल है? देखिए, ये स्कूल बंद नहीं हुए हैं, स्कूलों को मर्ज किया गया। वही कह रहे हैं वो। मैं वही, इन्हें ये केवल आधा सत्य ये जानते हैं, पूरा मैं इन्हें बता देता हूँ। स्कूलों को मर्ज किया गया है बच्चों की संख्या के हिसाब से। और दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं, भाई साहब आप इस बारे में बात किधर है? उनकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार आपकी तो आएगी नहीं, छोड़िए इस बात को। आप एक मिनट, मैं पहले जवाब दे देता हूं आपको। मैं पहले जवाब दे देता हूं। स्कूलों को मर्ज किया गया है, वो व्यवस्था के नाते से किया गया है, बच्चों की संख्या को देखते हुए किया गया है और उनके बेहतर भविष्य के लिए किया गया। महिला यूनिवर्सिटियां कितनी खुलवाई गई हैं, हर चीज पे काम हो रहा है। और इन सब कामों का जवाब 2000। मुझे बताओ करनाल का मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, जवानों का मुद्दा, करनाल का मुद्दा क्या है? नहीं, आप इसमें दलितों की पिटाई का भी एक मुद्दा ऐड करें, ठीक है ना? पहले भी एक बार की गई, गर्दन तोड़ दी गई, हाथ तोड़ा था बहुत बुरी तरह से, कई दिन वो हॉस्पिटल में रहे थे। अभी जो उनकी स्थिति है, जो अपनी इनकी करनाल में दलितों के मुद्दे पर बीजेपी जीतेगी। आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारा मुद्दा, हमारा मैनिफेस्टो आया कि हम 6,000 रुपये पेंशन करने जा रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है करनाल में? करनाल में सबसे मुद्दा जो इन्होंने 958 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे लगाने थे। भ्रष्टाचार, बीजेपी की घेराबंदी भ्रष्टाचार के तौर पर। बीजेपी दलितों के नाम पर घेराबंदी कर रही है और कह रही है हम ही जीतेंगे करनाल में। करनाल का मुद्दा देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा बिल्कुल उसके विपरीत किया। अभी मनोज जी ने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई कितना कर्ज था हरियाणा पर? 60,000 करोड़। अब कितना है? 3.5 लाख करोड़। कहां हुआ वो विकास? भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में कहां हुआ विकास? समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये सवाल नेताओं के, जनता के और घेराबंदी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की यहाँ के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सत्ता में बीजेपी है तो सारे सवाल उसी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी डटकर सवालों का सामना करते हुए कि वापसी में करनाल की सत्ता में हम ही आएंगे।